Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Gaurav Singh, Assistant Professor, Faculty of Pharmaceutical Science, BVIT College of Pharmacy, गाजियाबाद। टॉपिक है हमारा आज का पोसोलॉजी। बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक फर्स्ट। सब्जेक्ट कोड है आपका 103T। यूनिट 1, लास्ट टॉपिक पोसोलॉजी। पोसोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका। गाइस, स्लाइड्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगी तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको स्लाइड रीड करके नहीं सुनाऊंगा, यहाँ मैं आपको हर एक स्लाइड को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाकी क्या उसके अंदर कंटेंट है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके उसका नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको स्टडी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी क्या होता है आपका? पोसोलॉजी हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पोसोलॉजी हमारा आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पोसोलॉजी को दो वर्ड्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसका आता है आपका हमारा पोसोस, और पोसोस के बाद आता है आपका लॉजी। पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, और लॉजी का मतलब होता है हमारा साइंस। तो पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी आपकी मेडिकल ब्रांच या फिर मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर ड्रग का कितना अमाउंट हम लोग लें कि वो हमें थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स शो कर सके। थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स मतलब जिस डिजीज़ के लिए वो ड्रग ली जा रही है उस डिजीज़ को वो ड्रग ठीक कर सके। तो उस ड्रग का हम लोग कितना अमाउंट बॉडी के अंदर लें, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं पोसोलॉजी के अंदर। ठीक है, जैसे कि पोसोलॉजी वर्ड से हमें पता लग रहा है। पोसोस मीन्स हाउ मच, लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी, कि पर्टिकुलर ड्रग का कितना अमाउंट हम लोगों को लेना है कि वो अमाउंट हमें डिज़ायर थेरापेटिक इफ़ेक्ट शो कर सके, कि एक ड्रग का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर डिजीज़ को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे जो आपके ड्रग की इस डोज को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, वेट हो गया, सेक्स हो गया, सेक्स यानी कि जेंडर। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग की डोज को। ठीक है, फिर है आपका डोसेज फॉर ईच इंडिकेशन। ठीक है, ईच मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो क्या होता है कि आप हमारे पास जो डोज होती है, ठीक है, वो हमेशा रिकमेंड की जाती है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग, की डोज की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपका। डोजिंग, डोज की डोजिंग, देखो तीन टर्म होते हैं हमारे पास, डोज, डोसेज और डोजिंग। डोज, डोसेज, डोजिंग। डोज का मतलब है ड्रग का कितना अमाउंट एक बार में हम लोग लें। डोज क्या हो गया आपका? कि ड्रग का कितना अमाउंट एक बार में हम लोग लें, ये होता है डोज। डोसेज होता है कि उस एक अमाउंट को दिन में कितनी बार लेना है। डॉक्टर बोलता है ना कि 5 ml आपको दिन में 3 बार लेना है, तो वो होता है हमारा डोसेज, या फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग इन अ डे। उसके बाद आता है हमारा डोजिंग। डोजिंग होता है आपका कि कितनी, डोजिंग होता है हमारा कि कितनी ड्रग कितनी ड्रग हम लोगों को लेनी है। हम लोगों को मतलब कि एक अडल्ट को कितनी डोज लेनी चाहिए, ठीक है, या फिर कितने एज के व्यक्ति को कितनी डोज लेनी है, कितने वेट के व्यक्ति को कितनी डोज लेनी है। ठीक है, ये होता है हमारा डोजिंग, कि अगर
40 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसको कितने मिलीग्राम ड्रग लेनी है। किसी इंडिविजुअल का वेट जो है वो एज जो है वो 42 ईयर्स है तो उसको कितनी ड्रग लेनी है। किसी का वेट 78 है तो उसको कितनी ड्रग लेनी है। किसी का बॉडी सरफेस एरिया अगर आपका 1.73 मीटर स्क्वायर है तो उसको कितनी ड्रग लेनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारी डोजिंग। तो डोसेस डोजिंग। डोज, हाउ मच ड्रग we will take in a single time. Dosage, in a day, how much amount how much amount of a drug we will take in a day। ठीक है, डोजेस हो गया कि पर्टिकुलर व्यक्ति को यानी कि उसके वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग या बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कितनी ड्रग हमें देनी है। ठीक है, तो पोसोलॉजी ग्रीक वर्ड से आपका डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जिसमें आपका पोसोस होता है हाउ मच और लोगोस होता है आपका साइंस या फिर स्टडी, यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ए ड्रग इज रिक्वायर्ड टू गेट ए डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। यानी कि एक ड्रग का कितना अमाउंट हम लोगों को रिक्वायर्ड है कि हमें जो इफ़ेक्ट हमें चाहिए वो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स या थेरेप्यूटिक एक्शन हमें ड्रग का मिल सके। ठीक है, पोसोलॉजी आपकी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है ड्रग की डोज और ड्रग की क्वांटिटी यानी कि डोसेज फॉर्म के साथ डील करती है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग और दिन में कितनी बार उसको हम लोग लें कि एक पेशेंट को डिज़ायर एक्शन मिल सके। और हाँ, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, ड्रग की इस डोज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यानी कि बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस डोज को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि उन फैक्टर से क्या हो सकता है, या तो वो उस डोज से हमें ड्रग का रिस्पॉन्स बढ़ भी सकता है और उस डोज से ड्रग का रिस्पॉन्स कम भी हो सकता है अगर वो फैक्टर्स उस डोज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेवरल आपके जो फंक्शंस हैं, यहाँ पर सेवरल फैक्टर्स हैं जो ड्रग की डोज को अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे कि आपका एज, सेक्स यानी कि जेंडर, बॉडी वेट, रोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट्स, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, आइडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो ये 16 ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर देन दिस भी हमारे पास सेवरल फैक्टर्स हैं, बट these 16 factors are most important factors जो कि आपके अफेक्ट करते हैं ड्रग की डोज को। जैसे कि हमारा सबसे पहला फैक्टर आता है आपका एज। तो एज कैसे ड्रग की डोज को अफेक्ट कर सकती है, यानी कि एज के अकॉर्डिंग हम लोग क्यों अपनी डोज को कैलकुलेट करते हैं एज देख करके। यानी कि डोज को हम लोग कैलकुलेट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि पेशेंट हमारा इन्फेंट है, चाइल्ड है या फिर अडल्ट है या फिर एल्डर है। ठीक है, इन्फेंट, पीडियाट्रिक्स, न्यूबॉर्न, तीनों टर्म का मतलब ये है कि बच्चे की एज 1 साल से कम है। इन्फेंट, पीडियाट्रिक्स और क्या हो गया तीसरा आपका न्यूबॉर्न बेबी। इट मीन्स कि बच्चे की उम्र क्या है, 1 साल से कम है। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो ये हमें पता होना चाहिए कि बच्चे के जो ऑर्गन्स होंगे वो फुली डेवलप्ड नहीं होंगे, यानी कि वो फुली फंक्शन नहीं कर रहे होंगे। अगर पेशेंट हमारा एल्डर है यानी कि उसकी एज 60 से अबव है तो भी हमें ये ध्यान में रखना है या ध्यान में हमें पता होना चाहिए कि उसके ऑर्गन्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होंगे ड्यू टू एज फैक्टर। ठीक है, उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो वीक हो गए होंगे और वो प्रॉपरली काम
नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ड्रग की डोज है उसको क्या करते हैं, हमेशा मिनिमम डोज रखते हैं। छोटे बच्चे को और एल्डरली पेशेंट को हमेशा ड्रग का कम अमाउंट ही दिया जाता है। ऐसा क्यों दिया जाता है, हमें पता है छोटे बच्चे के ऑर्गन्स तो फुली डेवलप्ड नहीं है और एल्डरली पेशेंट के ऑर्गन्स वीक हो चुके हैं। बेसिकली हमें मतलब होता है ड्रग के केस में लीवर और किडनी से। लीवर का काम होता है जो भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं उस ड्रग को मेटाबॉलिज्म करके उस ड्रग को अदर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, ठीक है। जब वो ड्रग दूसरे किसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है तो किडनी क्या करती है, किडनी उस ड्रग को बॉडी से बाहर निकाल देती है। जो भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं उस ड्रग का थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मिल जाने के बाद बची हुई ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। और बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करती है, किडनी। अगर ड्रग बॉडी से रैपिडली बाहर नहीं होगी तो वो ड्रग क्या होती है, वो ड्रग बॉडी के अंदर ही किसी न किसी ऑर्गन पे जा कर के एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाती है और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। ऑर्गन फेल हमारा हो सकता है, ठीक है, ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों में किडनी फुली डेवलप्ड नहीं होती है, बड़े लोगों में क्या होता है लीवर और किडनी फुली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो इन दोनों ही पेशेंट के केसेस में, छोटे बच्चे या फिर एल्डरली पेशेंट के केसेस में ड्रग को हमेशा कम अमाउंट में पेशेंट को दिया जाता है। कम अमाउंट में ड्रग जाएगी तो कम अमाउंट को तो लीवर इजीली मेटाबोलाइज कर देगा और वो ड्रग का कम अमाउंट है तो किडनी आपकी अगर कम फंक्शन कर रही है तो भी किडनी क्या करेगी, उस ड्रग को बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। तो इसलिए एज को हमेशा ध्यान में रखा जाता है छोटे बच्चे और एल्डरली पेशेंट के लिए। एज के बाद आता है हमारा सेक्स, ठीक है। सेक्स हो गया आपका जेंडर। जो फीमेल्स होती है, फीमेल के केसेस में ड्रग की डोज को कैलकुलेट करते समय हमेशा इन 3 चीज़ का ध्यान रखते हैं कि फ़ीमेल आपकी मेंस्ट्रुएशन पीरियड पे तो नहीं है, इट मीन्स उसको पीरियड्स तो नहीं हो रहे हैं। सेकंड, फीमेल आपकी प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं कर रही यानी कि बच्चा तो नहीं है उसके यूट्रस के अंदर। और थर्ड केस लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, कि फीमेल का कोई छोटा बच्चा तो नहीं है जो अभी भी दूध पीता है। इन तीनों ही केसेस में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं हमारी जो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब जो उस टाइम पीरियड पे बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये ड्रग्स क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो नहीं दी जाती हैं। जैसे कि हमारे परगेटिव्स होते हैं, परगेटिव्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर नहीं दिए जाते हैं। या फिर एंटी कोगुलेंट यानी कि जो ड्रग आपकी ब्लड को क्लॉट होने से रोकती हैं, ऐसी ड्रग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर नहीं दी जाती है। क्योंकि एंटी कोगुलेंट ड्रग क्या करती है, ब्लड को और पतला कर देती है। और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो वैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, अब वो ब्लड आपका और पतला हो जाएगा तो क्या हो जाता है, ब्लीडिंग इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बहुत सारी ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग हो गई आपकी, ठीक है, एर्गोड्स एल्कलॉइड्स हो गए, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गई, एर्गोड्स हो गए, ठीक है। ये ड्रग्स नहीं दी जाती क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं और प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके ये बेबी के ब्लड के अंदर या बेबी के पास तक पहुंच जाती हैं। और ये ड्रग क्या करती हैं, जब बेबी डेवलप हो रहा है यानी कि फीटस आपका डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, उस फीटस के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। 80% केसेस में क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है यानी कि अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। उसके बाद आता है हमारा लैक्टेशन, ठीक है। सेक्स में ही लैक्टेशन आता है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मेंस्ट्रुएशन टाइम पर कौन सी ड्रग प्रोहिबिटेड होती हैं या क्यों होती हैं, प्रेगनेंसी पे कौन सी ड्रग या फिर ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्रग क्यों प्रोहिबिटेड होती है। उसके बाद आ जाता है लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई फीमेल है, उसका बच्चा छोटा है, वो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है यानी कि वो दूध पीता है माँ का ही,
तो उस केसेस में हमारी बहुत सी ड्रग प्रोहिबिटेड होती है, क्योंकि वो ड्रग क्या होती हैं, जैसे कि आपकी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं, ये होती हैं आपकी एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, या फिर सिडेटिव ड्रग्स होती हैं। ये सिडेटिव यानी कि जो बॉडी को रिलैक्स करती हैं, माइंड को काम करती हैं। ऐसी ड्रग्स हमेशा उन फीमेल्स को नहीं दी जाती हैं जो फीमेल क्या कर रही है, अभी ब्रेस्ट फीडिंग करती है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि ये ड्रग क्या होती हैं, ये ड्रग माँ के दूध में आ जाती हैं और माँ के दूध के थ्रू ये बच्चे के अंदर चली जाती हैं, जिससे कि बहुत सारे, ठीक है, अनवांटेड इफ़ेक्ट बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। सेक्स के बाद बॉडी वेट आ जाता है, ठीक है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। बहुत जनरली पर किलोग्राम के, मतलब 1 किलोग्राम के व्यक्ति को कितनी ड्रग चाहिए ये हमें पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम के लिए अगर इतनी ड्रग हमें रिक्वायर्ड है तो 30 किलोग्राम के लिए कितनी ड्रग हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट कर ली जाती है, क्योंकि 1 किलोग्राम के लिए कितनी ड्रग हमें चाहिए ये हमें पहले से दिया होता है, ठीक है। हमें केवल ये निकालना है अगर व्यक्ति 30 किलो का है तो उसके लिए कितनी ड्रग हमें चाहिएगी। सेकंड होता है कि हमने वेट को कैटेगराइज कर लिया कि 10 से 20 के बीच में जिसका वेट है उसको इतनी ड्रग हम लोग देंगे, 20 से 30 के बीच में जिसका ड्रग है उसको इतनी, 20 से 30 के बीच में जिसका वेट है उसको इतनी ड्रग हम लोग देंगे, और 50 से 100 के बीच में जो लोग आ रहे हैं उनको हम इतनी ड्रग देंगे, ठीक है। इस हिसाब से कैलकुलेट कर ली जाती है ड्रग। या फिर ड्रग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जैसे कि जो हमारे ओबीस पेशेंट होते हैं, यानी कि जो बहुत मोटे होते हैं, या फिर जिन पेशेंट में क्या होता है माल न्यूट्रिशन या माल नरिश्ड, यानी कि जो कुपोषण का शिकार होते हैं, या फिर जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। इन तीनों में हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों में हम लोग उनके एक्चुअल बॉडी वेट या एक्चुअल एज या फिर एक्चुअल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ड्रग को किस रूट के थ्रू बॉडी के अंदर दिया जा रहा है। रूट यानी कि रास्ता, किस रास्ते के थ्रू ड्रग बॉडी के अंदर जा रही है। इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस इंजेक्शन या फिर इंट्रावेनस रूट का मतलब है कि उस रूट के थ्रू ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में दिया जा रहा है। इंट्रावेनस रूट के थ्रू जितनी ड्रग बॉडी के अंदर दी जाती है वो सारी की सारी ही ड्रग हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम लोग ओरल रूट या फिर टॉपिकल रूट, यानी कि स्किन के थ्रू या फिर मुंह के अंदर से खाकर, ठीक है, यानी कि स्किन के ऊपर अप्लाई करके या फिर मुंह से जो ड्रग हम लोग लेते हैं, वो ड्रग हम जितनी लेते हैं वो सारी की सारी ड्रग ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पाती, वो ड्रग का बहुत सारा अमाउंट बॉडी के अंदर ही वेस्ट हो जाता है। इसलिए ओरल जो हम डोज लेते हैं उसका अमाउंट हमेशा ज़्यादा रखा जाता है, और इंट्रावेनस से जो ड्रग ली जाती है उसका अमाउंट हमेशा कम रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो सारी की सारी ड्रग ब्लड के अंदर पहुंच ही जाती है, वो कहीं वेस्ट नहीं होती। तो जितनी ड्रग दे रहे हैं उतनी ब्लड के अंदर जा रही है। ओरल केस में क्या होता है, मान लिया 100 mg ड्रग दे रहे हैं तो वो 40 mg ही ब्लड के अंदर पहुंच पाती है, ठीक है। इसलिए हमेशा अगर हमें कोई ड्रग 40 mg चाहिए तो हम ओरली उसको 100 mg ही खाते हैं, ताकि 40 mg ब्लड तक पहुंच जाए। अगर हम 40 mg खाएंगे तो 40 mg में से केवल कुछ ही अमाउंट ब्लड के अंदर पहुंच पाएगा आपका। उसके बाद आता है हमारा टाइम ऑफ, नहीं, उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में है आपका, बहुत सी ड्रग ऐसी होती है जिन्हें खाकर हम लोग एक्साइटेड फील करते हैं, यानी कि हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ऐसी ड्रग हमेशा दिन के टाइम में ली जाती हैं। और बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जिन्हें खाने के बाद माइंड रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है, हमें नींद आती है, तो ऐसी ड्रग को हमेशा रात के टाइम ही लिया जाता है। उसके बाद आता है आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग को हम लोग किस टाइम पर ले रहे हैं। खाना खाने से पहले जो ड्रग ली जाती हैं उनका एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है, और खाना खाने के बाद जो ड्रग ली जाती है उनका एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है। एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि ड्रग हम लोगों ने ली, जैसे फूड हम लोग लेते हैं, फूड लेने के बाद वो कहाँ जा कर के
एब्जॉर्व होता है, इंटेस्टाइन में जा कर के वो एब्जॉर्व होता है, यानी कि इंटेस्टाइन में जैसे फूड पहुंचता है, इंटेस्टाइन क्या करती है, और फूड के अंदर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करती है और उसको ब्लड के अंदर पहुंचा देती है। ऐसी ड्रग है, खाली पेट जो हम ड्रग लेते हैं वो ड्रग आपकी इंटेस्टाइन के थ्रू रैपिडली एब्जॉर्व होती हैं, और खाना खाने के बाद जो ड्रग हम लोग लेते हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू स्लोली एब्जॉर्व होती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं जो हमें एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्व हो, जो ड्रग एसिडिक मीडियम मिलने पर ही अपने एक्चुअल फॉर्म में आती है, और बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं जो बेसिक मीडियम मिलने पर ही क्या होती हैं, अपनी एक्चुअल फॉर्म में आती हैं, ठीक है। या वो एसिडिक मीडियम मिलने पर ही एब्जॉर्व होगी, या फिर बेसिक मीडियम मिलने पर ही एब्जॉर्व होगी। ऐसी बहुत सारी ड्रग हमारे पास होती हैं, ठीक है। जो ड्रग बेसिक मीडियम मिलने पर ही एब्जॉर्व होती हैं वो ड्रग हमेशा खाना खाने से पहले ली जाती हैं, और जो ड्रग आपकी एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्व होती हैं वो ड्रग हमेशा खाना खाने के बाद ली जाती है, ठीक है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है आपका इमोशनल फैक्टर्स या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इमोशनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं आपके जो कि ड्रग की डोज को हमेशा क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ड्रग की डोज को थोड़े छोड़ो ही तो ड्रग को ही अफेक्ट करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन उनके माइंड में एक बात रह जाती है कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे इस जगह पेन हो रहा है, या फिर मुझे ये डिज़ीज़ है, मुझे ये डिज़ीज़ है, मुझे ये डिज़ीज़ है, ठीक है। तो उनको वो डिज़ीज़ नहीं होती है, लेकिन उनकी सोच क्या करती है, वो इतना सोचते हैं उस चीज़ को, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो डिज़ीज़ क्या होती है, वो डिज़ीज़ उनके अंदर, ठीक है, जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए एक्चुअल ड्रग यानी कि ओरिजिनल ड्रग ना दे करके हम लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, प्लेसिबो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लेसिबो ड्रग क्या होती हैं, प्लेसिबो ड्रग हमारी डमी ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि वो इंग्रेडिएंट नहीं होता है जो इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उनको कोई डिजीज़ नहीं है, उन्होंने केवल सोच लिया है और उनके बॉडी के अंदर वो पेन डेवलप हो गया है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए डमी ड्रग दी जाती है। बेसिकली अगर इंट्रावेनस रूट से दे रहे हो तो डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है, अगर ओरल रूट से दे रहे हो यानी कि मुंह के थ्रू दे रहे हो तो लैक्टोज पाउडर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जिनकी अपनी खुद की जिनकी कोई थेरापीटिक एक्टिविटी नहीं होती, केवल ये लोग ऐसे ही दे दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पेशेंट क्या सोचता है, पेशेंट सोचता है अच्छा मुझे ये डिजीज़ थी और डॉक्टर ने मुझे ये ड्रग दी है, इट मीन्स अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। यानी कि उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि मैंने ड्रग ले लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। एक्चुअल में वो ड्रग ड्रग नहीं होती है, वो हमें पता है, वो हम लोगों ने उसको डमी ड्रग दी है। उसके बाद आते हैं आपका प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, यानी कि अगर पेशेंट पहले से ही किसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है तो उस केस को भी ध्यान में रखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो डिज़ीज़ अभी रिसेंट में पेशेंट को हो रखी है उसकी डोज को कैलकुलेट किया जाता है प्रीवियस डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को क्या है, अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, यानी कि उसके स्टमक में या इंटेस्टाइन में कोई डिजीज़ है, ठीक है, उसकी इंटेस्टाइन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है या फिर उसका स्टमक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, HCl का सिक्रीशन क्या हो जाता है, HCl का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। अगर HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं हमारी जो कि आपका एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्व होती हैं, ठीक है। जैसे कि एस्प्रिन है, एस्प्रिन आपके इंटेस्टाइन में जा कर के तभी एब्जॉर्व होगी जब उसको वहाँ पर क्या मिलेगा, एसिडिक पीएच मिलेगा, और एसिडिक पीएच किसके कारण बढ़ता है, HCl के कारण। अगर HCl ही सिक्रेट नहीं हो रहा है तो एसिडिक मीडियम एस्प्रिन को नहीं मिल पाएगा, और एस्प्रिन क्या हो जाएगी, वो वहाँ पे आपकी स्लोली एब्जॉर्व होगी। फिर ऐसे और कोई पेशेंट लीवर डिजीज़ से लीवर डिजीज़ है किसी पेशेंट को, तो क्या होता है उस केसेस में भी हमेशा जो ड्रग है, ड्रग का कम अमाउंट ही पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। अगर लीवर कम फंक्शन कर रहा है तो ड्रग मेटाबोलाइज
नहीं हो पाएगी। ऐसे ही किडनी में होता है, अगर पेशेंट किसी किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो क्या होगा, ड्रग आपकी रैपिडली किडनी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगी, और वो क्या होगी, वो ड्रग बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होती रहेगी। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग ऐसी ड्रग पेशेंट को दी जाती है जो ड्रग किडनी के थ्रू आपका रैपिडली क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। ऐसी ड्रग हम लोग नहीं देते हैं जिनका एलिमिनेशन रेट स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी ड्रग अगर हम लोग किडनी पेशेंट को दे देंगे तो किडनी तो वैसे ही काम प्रॉपरली नहीं कर रही है, ऊपर से वो ड्रग का भी किडनी के थ्रू एलिमिनेशन रेट स्लो है, तो वो ड्रग क्या होगी, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती रहेगी। सेम एक्यूमुलेशन के केस में होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर किसी ना किसी ऑर्गन पे जाकर के एक्यूमुलेट हो रही है, यानी कि इकट्ठी हो रही है। और क्यों हो रही है, जाहिर सी बात है कि किडनी प्रॉपरली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है। अगर ड्रग बॉडी से बाहर नहीं जा पा रही है अच्छे पूरी तरीके से, तो वो ड्रग बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाकर के इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। जिन ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि जिन जो ड्रग आपकी रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं इंटेस्टाइन के थ्रू और किडनी के थ्रू, उनका एलिमिनेशन रेट स्लो है, यानी कि एब्जॉर्ब तो वो रैपिडली हो रही है लेकिन एलिमिनेट वो स्लोली हो रही हैं। तो ऐसी ड्रग हमेशा बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, क्योंकि वो ड्रग लीवर या फिर किडनी पर जा कर के इकट्ठी हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एडिटिव इफ़ेक्ट। एडिटिव इफ़ेक्ट का मतलब ये है, कोई भी दो ड्रग हैं, उन दो ड्रग को अलग अलग, उन दो ड्रग की टैबलेट ना बना करके उन दोनों ड्रग की एक ही टैबलेट बना दी गई है। और वो एक टैबलेट हम लोग खा रहे हैं तो हमें सेम उतना ही थेरेपेटिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है अगर हम उस ड्रग को हम लोग अलग अलग खाते हैं। मतलब पैरासीटामोल की एक टैबलेट है और एक टैबलेट है हमारी न्यूमोसोलाइड की। पैरासीटामोल का काम है फीवर को कम करना, न्यूमोसोलाइड का काम है पेन को कम करना। एक टैबलेट हमने पैरासीटामोल की खा ली, एक टैबलेट हमने न्यूमोसोलाइड की खा ली, और हमारा फीवर भी कम हो गया और हमारा दर्द भी कम हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों दवाई को अलग अलग ना बना करके इन दोनों ड्रग को आपस में मिक्स कर दिया और एक ही टैबलेट बना दी, और हमने वो टैबलेट हमने ली, तो उस टैबलेट को लेने से हमारा फीवर भी कम हो गया और हमारा पेन भी कम हो गया। यानी कि सेम जितना इफ़ेक्ट इन दोनों दवाइयों को अलग अलग लेने से मिल रहा था, सेम इफ़ेक्ट हम सेम इफ़ेक्ट हमें इन दोनों दवाइयों को एक साथ लेने से मिल गया, ठीक है। ये होता है हमारा एडिटिव। फिर आता है हमारा सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या होता है, हमारी जैसे कि एक टैबलेट होती है प्रोकेन और एक टैबलेट है हमारी एड्रेनलिन, ठीक है। इन दोनों टैबलेट को अगर हम लोगों ने अलग अलग लिया, प्रोकेन को एक टैबलेट प्रोकेन की खा ली, एक टैबलेट एड्रेनलिन की खा ली, और हमें डिज़ायर थेरेपेटिक इफेक्ट देखने को मिल गया। लेकिन जब हम लोगों ने प्रोकेन और एड्रेनलिन का कॉम्बिनेशन लिया, यानी कि दोनों ड्रग को एक ही साथ मिक्स करके खाया, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ड्रग हमेशा दूसरी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल यानी कि थेरेपेटिक एक्शन को बढ़ा देती है। एडिटिव इफेक्ट में इफेक्ट सेम था, चाहे अलग अलग ले रहे थे चाहे एक साथ ले रहे थे। लेकिन सिनर्जिज्म में क्या होता है, जब हम इन दोनों ड्रग के कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो कॉम्बिनेशन के अंदर जो एक ड्रग है वो हमेशा दूसरी ड्रग के थेरेपेटिक एक्शन को बढ़ा देती है। इसके बाद आता है आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है एक टैबलेट हमने ली और उस टैबलेट लेने से हमें क्या हुआ, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। फिर होता है हमने एक टैबलेट फिर एकदम से दूसरी टैबलेट ले ली, उस टैबलेट ने क्या किया, पहले वाली टैबलेट के एक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी कि पहले वाली टैबलेट हमारा पहले वाली टैबलेट टेम्परेचर को कम कर रही थी ना, अब हम लोगों ने दूसरी टैबलेट ऐसे ले ली जो पहले वाली टैबलेट को कोई फंक्शन नहीं करने देगी, यानी कि उसके एंटी में काम करेगी। पहले वाली टैबलेट ने टेम्परेचर को कम किया और दूसरी टैबलेट क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी, ठीक है। तो टेम्परेचर जो हमारा पहले था उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि दूसरी टैबलेट ने पहली टैबलेट के एंटी में काम किया, ठीक है। जैसे कि आपको क्या होता है, हमारे अंदर हमने कोई चीज़ ऐसी खाई कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है।
एसिड पॉइजनिंग हो गई, बॉडी के अंदर बहुत सारा एसिड हो गया, बहुत सारा एसिड हो गया, एसिड पॉइजनिंग हमें हो गई, ठीक है। या वो नहीं, छोड़ो, एसिड पॉइजनिंग का मतलब होता है बॉडी के ऊपर क्या होता है आपका, अगर हमारी स्किन के ऊपर एसिड गिर जाए, ठीक है, हमारी बॉडी है आपकी, ठीक है, एंटागोनिज्म में क्या होता है, जैसे कि आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर एसिड गिर गया, तो एसिड गिरने से क्या होता है, स्किन जलने लगती है। तो इस केस में आपकी एक हमारे पास प्रिपरेशन होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिक पॉइजनिंग के केस में लिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम क्या होता है, वो जो एसिड पॉइजनिंग हो चुकी है, ठीक है, उसके एंटी में काम करता है, ठीक है। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उस एसिड के फंक्शन को ख़त्म कर देता है, उसके एंटी में काम किया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ने क्या किया, एसिडिक पॉइजनिंग के एंटी में काम किया, यानी कि उसके अफेक्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। जैसे कि कोई ड्रग हम लोग लेते हैं, वो ड्रग क्या करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनको सिकुड़ने का काम करती है। कोई ड्रग हमने ऐसी ली, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने फिर हम लोगों ने दूसरी ड्रग ले ली, उस ड्रग ने क्या किया, जो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनको वापस से डायलेट कर दिया, यानी कि वैसो डायलेटर, यानी कि वेसल्स को फिर से डायलेट कर दिया। तो पहली ड्रग के एक्शन को तो दूसरी ड्रग ने ख़त्म ही कर दिया ना, पहली ड्रग ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दूसरी ड्रग ने उसको वापस से डायलेट कर दिया, तो क्या हो गया, एंटी में काम कर दिया। इसके बाद आता है हमारा आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी में क्या देखने को मिलता है, कोई भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं, उस ड्रग का हमें एक्सेप्शनल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शनल यानी कि जो 100 में से कभी एक, किसी एक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइडियोसिनक्रेसी में क्या होता है हमारा, ये हमारी ऐसी ड्रग हमारी ऐसी एलर्जी प्रोड्यूस करती है जो कि क्या होती है, एक्सेप्शनल होती है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन दिखा देती है ड्रग कभी कभी, ठीक है। जैसे कि हम लोग एस्प्रिन हम लोग लेते हैं, एस्प्रिन का काम होता है ब्लड को थिन कर देने का, लेकिन कभी कभी एस्प्रिन क्या करती है, गैस्ट्रिक हैमरेज, यानी कि आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। हैमरेज का मीन्स ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर हम लोग लंबे समय तक, बहुत लंबे टाइम तक लेते रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए बॉडी के अंदर टॉलरेंस पावर जनरेट हो जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, तो अब क्या होगा, अगर वो पूरे दिन में 1 गिलास दारू पी लेगा ना, तो उसको कोई असर नहीं होगा उसकी बॉडी पे। जो इंसान रोज़ 2-2 3-3 बोतल दारू पी रहा है, 1 गिलास दारू से कुछ असर होगा उसकी बॉडी में, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अल्कोहल के लिए टॉलरेंस पावर डेवलप हो चुकी है। अब थोड़ी अल्कोहल की थोड़ी बड़ी डोज से उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जब तक हम उसको अल्कोहल की हायर डोज नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को फिर क्या करना पड़ता है हमें, अगर किसी पेशेंट को किसी सब्सटेंस के लिए टॉलरेंस पावर डेवलप हो गई है, लेकिन उसका इलाज करने के लिए वो सब्सटेंस देना ज़रूरी है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उस सब्सटेंस की हायर डोज पेशेंट को दी जाती है। फिर आता है आपका टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है। टैकीफाइलेक्सिस का मतलब होता है आपका, अगर सेम ड्रग की डोज को हम लोग रिपीट करते हैं शॉर्ट इंटरवल में, ठीक है, अगर हम लोग सेम ड्रग को शॉर्ट इंटरवल में रिपीट करते हैं, यानी कि मैंने 9 बजे पैरासीटामोल खाई, फिर मैंने 10 बजे फिर पैरासीटामोल ले ली, 11 बजे मैंने फिर पैरासीटामोल ले ली, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी दवाई लेंगे तो हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें ज़्यादा ड्रग का एक्शन देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। जितनी सेम ड्रग को जितने कम टाइम में आप बार बार लोगे, वो ड्रग उतनी ही आपके लिए अनयूज़फुल हो जाएगी, ठीक है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है, ठीक है, बॉडी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं, वो रिसेप्टर का काम होता है, जो ड्रग हम लोगों ने ली वो ड्रग क्या होती है, अंदर जाके डिसॉल्व होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है,
तो वो रिसेप्टर क्या करते हैं, सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं, वो रिसेप्टर क्या करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कैच करते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल्स उन रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होते हैं, और वो रिसेप्टर क्या करते हैं, उस ड्रग को या उस ड्रग के मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर सेल की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ड्रग अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम शॉर्ट इंटरवल में सेम ड्रग को लेते रहें तो क्या होता है, वो एक ही रिसेप्टर के ऊपर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो टाइम ही नहीं दिया, हमने रिसेप्टर को इतना टाइम दिया ही नहीं कि रिसेप्टर एक मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर ट्रांसफ़र कर पाए। जितना एक मॉलिक्यूल उस पर जाकर के अटैच हुआ, उतने में हमने दोबारा ड्रग ले ली, और दोबारा क्या हो गया, और मॉलिक्यूल्स आकर के सेम रिसेप्टर पे अटैच हो गए। यानी कि एक ई रिक्शा में 5 की जगह 10 लोग हम लोगों ने भर दिए। एक ई रिक्शा में 5 की जगह 10 लोग, अगर 5 की जगह 10 लोग अगर हम लोग भर देंगे तो वो ई रिक्शा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वो क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारे रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और ड्रग का फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलता है, या फिर वो रिस्पॉन्स कम हो जाता है। उसके बाद आता है आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस का मतलब है बॉडी के अंदर वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बॉडी के अंदर एसिड भी है, बॉडी के अंदर बेस भी है, बॉडी का खुद का एक टेम्परेचर होता है। अगर इन सब चीज़ों में इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड ज़्यादा हो गया, बेस कम है, वाटर ज़्यादा हो गया, न्यूट्रिशन कम है। ठीक है, अगर ये चीज़ बॉडी के अंदर हो जाती है तो क्या हो जाता है, ड्रग आपका प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, या फिर इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम लोगों को ड्रग कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे सेवरल फैक्टर्स थे जिनको हम लोग ध्यान रखते हैं डोज को कैलकुलेट करते समय, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ड्रग की डोज को। ड्रग कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे पास बहुत 3-4 फॉर्मूलेस हैं जिनके थ्रू हम लोग ड्रग को की जो डोज है उसको कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।